दोस्तों, मैं शगुन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस की बात करता है। कैग इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। यह डिपार्टमेंट ब्रिटिश राज के दौरान ईयर 1753 में क्रिएट किया गया था। कैग को पब्लिक पर्स का गार्जियन माना जाता है, जो कि देश के एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवल्स पर कंट्रोल करते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट के लॉज को अपहोल्ड करना इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसीलिए डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था कि कैग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर होंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कैग के अपॉइंटमेंट और टर्म को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील के थ्रू कैग को अपॉइंट करते हैं। कैग अपना ऑफिस ज्वाइन करने से पहले प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं कि वे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति ट्रू फेथ और एलिजेंस रखेंगे, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे, बिना किसी फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल के अपनी ड्यूटीज को ड्यूली और फेथफुली परफॉर्म करेंगे और साथ ही साथ वे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को अपहोल्ड भी करेंगे। कैग या तो 3 साल या फिर 65 इयर्स की एज, दोनों में से जो भी पहले हो, तब तक ऑफिस को होल्ड करते हैं। वो किसी भी समय प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस कर रिजाइन कर सकते हैं। प्रेसिडेंट भी उन्हें उन सेम ग्राउंड्स पर और सेम मैनर में रिमूव कर सकते हैं जिन ग्राउंड्स और मैनर में सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। मतलब ये कि इन्हें प्रेसिडेंट सिर्फ उस रेजोल्यूशन के आधार पर रिमूव कर सकते हैं जिसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पर स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया गया हो। दोस्तों, कैग की इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड और इंश्योर करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं, जैसे कि कैग को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। कैग अपना ऑफिस छोड़ने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट के अंडर किसी फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होते। उनकी सैलरी और सर्विस ऑफ कंडीशन पार्लियामेंट डिटरमिन करती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। साथ ही साथ उनके अपॉइंटमेंट के बाद न तो उनकी सैलरी और न ही उनके लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन या एज ऑफ रिटायरमेंट से रिलेटेड राइट्स को उनके डिसएडवांटेज के लिए ऑल्टर किया जा सकता है। साथ ही साथ कैग के ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कैग की ड्यूटीज और पावर्स की। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को यह अथॉरिटी देता है कि वे कैग की पावर्स और ड्यूटीज को प्रिस्क्राइब कर सकता है, जिसके चलते पार्लियामेंट ने कैग्स ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 इनैक्ट किया। बाद में ईयर 1976 में इस एक्ट को अमेंड किया गया, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट में अकाउंट्स को ऑडिट से अलग कर दिया। इससे पहले तक कैग सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी मेंटेन करते थे, लेकिन अब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ही मेंटेन करते हैं। इसके अलावा कैग और भी बहुत सी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, तो आइए इन पर एक नजर डाल लेते हैं। कैग मेनली उन अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली से होने वाले एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हैं। ये इंडिया और हर स्टेट के कॉन्टिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से होने वाले सभी एक्सपेंडिचर्स की भी ऑडिट करते हैं। साथ ही साथ कैग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सभी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडियरी अकाउंट्स भी ऑडिट करते हैं।
कैग सेंटर और स्टेट के साथ साथ गवर्नमेंट कंपनीज और उन सभी बॉडीज और अथॉरिटीज जो सेंटर और स्टेट रेवेन्यू से सब्सटैंशियली फाइनेंस की जाती है, उनकी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स भी ऑडिट करते हैं। इसके अलावा कैग प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा रिक्वेस्टेड अथॉरिटीज के अकाउंट्स को भी ऑडिट करते हैं। कैग सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की उन सभी ट्रांजैक्शंस की ऑडिट करते हैं जो डेट, सिंकिंग फंड्स, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, सस्पेंस अकाउंट्स और रेमिटेंस बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। प्रेसिडेंट के अप्रूवल से या फिर जब प्रेसिडेंट को जरूरत हो तब कैग रिसीट, स्टॉक या दूसरे अकाउंट्स की ऑडिट भी करते हैं। इसके साथ साथ सेंटर और स्टेट्स के अकाउंट्स को किस फॉर्म में रखना है, यह भी कैग ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। कैग सेंटर से रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, जो इन्हें फर्दर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्लेस करते हैं। उसी तरह वे स्टेट से रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट्स गवर्नर को सबमिट करते हैं, जो इन्हें फर्दर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्लेस करते हैं। इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ किसी भी टैक्स या ड्यूटी के नेट प्रोसीड्स को एजर्टेन और सर्टिफाई करने का काम भी कैग का ही होता है। कैग पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर तीनों का रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, कैग 3 ऑडिट रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। प्रेसिडेंट इन सभी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, जिसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन्हें एग्जामिन करती है और अपनी फाइंडिंग्स को पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है। देखा जाए तो कैग पार्लियामेंट का एक एजेंट है जो उसके बिहाफ पर एक्सपेंडिचर्स की ऑडिट करता है, और इसीलिए कैग इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट ओनली। रिसीट्स, स्टोर्स और स्टॉक के कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर की ऑडिट में कैग के पास ज्यादा फ्रीडम होती है। कैग लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट के साथ साथ प्रॉपर्टी ऑडिट भी करते हैं। मतलब ये कि वे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की विजडम, फेथफुलनेस और इकोनॉमी को देख सकते हैं और उसके वेस्टफुलनेस और एक्स्ट्रावेगेंस पर भी कमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑडिट कैग का डिस्क्रिशनरी काम होता है, यानी कि वे चाहे तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाल भी सकते हैं, जबकि लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट्स ऑब्लिगेटरी होते हैं। कैग की एक लिमिटेशन ये है कि वे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज द्वारा इनकर्ड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पर्टिकुलर्स की डिमांड नहीं कर सकते। यहां नोट करने वाली बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कैग को कंट्रोलर एज वेल एज ऑडिटर जनरल की तरह विजुअलाइज करता है, लेकिन इन प्रैक्टिस कैग सिर्फ ऑडिटर जनरल का ही रोल प्ले करते हैं। मतलब ये कि कैग का कंसोलिडेटेड फंड से इशू होने वाली मनी पर कोई कंट्रोल नहीं होता। बहुत से डिपार्टमेंट्स ऑथराइज्ड हैं कि वे जस्ट एक चेक इशू कर कंसोलिडेटेड फंड से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। कैग सिर्फ ऑडिट स्टेज में ही पिक्चर में आते हैं, जब एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका होता है। अगर हम इन्हें ब्रिटेन के कैग से कंपेयर करें तो उनके पास कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल दोनों की ही पावर्स होती हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशंस की ऑडिट में भी कैग का रोल लिमिटेड है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो कैग और पब्लिक कॉर्पोरेशंस के रिलेशंस को 3 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। पहले वो कॉर्पोरेशंस जिन्हें कैग टोटली और डायरेक्टली ऑडिट करते हैं, जैसे कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन एटसेट्रा। दूसरी वो कॉर्पोरेशंस जिन्हें वो प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं, जो कैग से कंसल्ट कर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं। जरूरत पड़ने पर कैग इनकी सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एटसेट्रा। और तीसरी वो कॉर्पोरेशंस जिनकी टोटल ऑडिट ही प्राइवेट होती हैं। वे अपनी एनुअल रिपोर्ट्स और अपने अकाउंट्स डायरेक्टली पार्लियामेंट को ही सबमिट करते हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा। गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट में भी कैग का एक लिमिटेड रोल ही होता है।
कैग की एडवाइस पर गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट ऑडिटर्स को अपॉइंट करती है जो गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट करते हैं। दोस्तों, यहां यह जान लेना भी जरूरी है कि 1968 में इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशंस पर एक ऑडिट बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था। इसे कैग के ऑफिस का ही एक पार्ट बनाया गया ताकि आउटसाइड स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स को आयरन एंड स्टील, केमिकल्स एटसेट्रा जैसे स्पेशलाइज्ड एंटरप्राइजेस की ऑडिट्स के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हैंडल किया जा सके। इस ऑडिट बोर्ड में कैग द्वारा अपॉइंटेड एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के बारे में एक ब्रीफ जानकारी। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।